हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो मिशन डेडी है जेई की में अब हम लोग करेंगे मिक्स प्रैक्टिस। अभी तक आप क्लासेस नहीं हो पा रही तो उसके लिए सॉरी चाहता हूं, पर अब कोशिश करूंगा कि आपकी रेगुलर क्लासेस हों। तो इसमें हमारा क्या टारगेट रहेगा कि टेक्निकल के आपको डेली, जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्निकल में आपके जो होगा 80 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से जो है 8 से 9 जो आपके 8 से 9 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इसमें जो है आप समझ लो कि अगर आप डेली अपने आप से नहीं पढ़ पाते हो, भाई डेली 8 सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल मुश्किल काम है, आप नहीं पढ़ पाओगे। पर आप हमारे थ्रू अगर 80 MCQ करोगे तो हम 8 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 10 MCQ करेंगे। तो डेली अगर एक सब्जेक्ट के 10 MCQ करेंगे तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आप डेली 1 घंटे के अंदर क्या करोगे, 1 घंटे के अंदर क्या करोगे, 8 सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, MCQ कर लोगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 से 9 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन नहीं है तो 5 क्वेश्चन डेली तो करेंगे एक सब्जेक्ट की, तो इससे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हमारा टारगेट तो है कम से कम 80 क्वेश्चन करने की। पर आज चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला दिन है, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। वैसे हमारे पास स्लाइड है 69-70 क्वेश्चन की स्लाइड है, तो देखते हैं कितना क्वेश्चन हमारे पास हो पाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारी तरफ से भी आज पहली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमने बीएमसी से उठाया है। बीएमसी का क्वेश्चन आपका है कि व्हिच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटार इज यूज फॉर इंटरनल वॉल एंड सरफेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। मतलब कि आपको पता है कि जहाँ पे हमको लेस इंपॉर्टेंस होता है, जहाँ पे इंटरनल वॉल वगैरह होती है, तो वहाँ पे हम लोग किस प्रकार का मोटार यूज़ करते हैं। लाइम मोटार यूज़ करते हैं, या आपका लाइम सिंडर मोटार, कि सीमेंट मोटार, की हाइड्रोलिक सीमेंट मोटार। तो याद रखना, वहाँ पे एक आपका आता है लाइम सेंटर मोटर, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंटरनल वाल होती है, सरफेस या लेस इंपॉर्टेंस का काम होता है, वहाँ पे हम लोग लेस इंपॉर्टेंट वाल, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आप समझ लेते हैं कि लाइम मोटार से आप लोग परिचित हो, सीमेंट मोटार से आप लोग परिचित ही हो। ठीक है, लाइम सीमेंट मोटार एक आपका जो होता है, जब हम लोग क्या करते हैं उसमें लाइम मिला देते हैं, सीमेंट मिला देते हैं, तो हम लोग गेज मोटार कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज मोटर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है गेज मोटार से, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे आपके पास है सीमेंट मोटार। तो सीमेंट मोटार आपका क्या होता है, सीमेंट मोटार आपका जो होता है प्रिपेयर्ड फॉर मिक्सिंग सीमेंट में सैंड एंड वाटर को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है फॉर स्मूथ सरफेस फिनिशेस के लिए एनडीपीसी कार्यों में सीमेंट मोटार का यूज करते हैं। ठीक, ये हो जाता है। लाइम सिंडर मोटार आपका क्या होता है ये आपका जो होता है सिंडर यूज इन लाइम मोटार एज फाइन एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ सुर्खी। जहाँ पे सुर्खी का यूज होता है उसके स्थान पर हम लोग लाइम सिंडर मोटार का यूज करते हैं। इट इज पोरस मटेरियल हेंस यूज एज साउंड एब्जॉर्बिंग प्लास्टिक के रूप में इसका यूज करते हैं, बट पोरोसिटी आल्सो रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज परमेबिलिटी हेंस ओनली यूज इंटरनल वाल में। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल वाल में इसका यूज करते हैं। फिर एक आपका आता है लाइम सीमेंट मोटार। इसको लाइम सीमेंट मोटार को हम लोग गेज मोटार के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गेज मोटार क्या होता है। जब हम लोग लाइम और सीमेंट को मिला देते हैं तो वहाँ से जो मोटार निकल के आता है वो आपका होता है लाइम सीमेंट मोटार, इसको गेज मोटार के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, और इसके से रिलेटेड क्या एडिशनल जानकारी रही। तो ये एडिशनल जानकारी के लेसन आप जो है हर एक सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। वो जानकारी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ एक क्वेश्चन नहीं होगा, कम से कम आपको एक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो इस चीज़ का कि हाँ लाइम सीमेंट मोटार भी होता है। अगर जिसको नहीं पता, बाकी जिसको पता कोई बात ही नहीं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक गुड रूफिंग टाइल। तो आपको बताना है जो गुड रूफिंग टाइल होती है इनमें से कौन सा उसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो क्वेश्चन आपका है वेरिएट टेक्सचर, ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेयर एंड डैम्पनेस, वाटर एब्जॉर्बेशन लेस देन 15%। तो अब देखो, जो रूफिंग टाइल होती है, तो जो आपकी रूफिंग टाइल होती है उनका यूज हम लोग जो करते हैं, जैसे कि मान लो हो गया कि रेजिस्टेंट होनी चाहिए एटमॉस्फेयर एंड डैम्पनेस के लिए, तो हो सकता है। वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होना चाहिए, लेस देन 15, ये भी हो सकता है। फिर आपका क्या बचता है, यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए। पर वेरिएट टेक्सचर ये जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, यहाँ पे उसका कोई करेक्टरिस्टिक मतलब नहीं है कि गुड रूफिंग टाइल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो ध्यान में रखो, गुड रूफिंग टाइल का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे हमको मतलब रूफिंग टाइल हो गया, मतलब पानी बारिश हो रही है तो बारिश के प्रति वो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। वाटर को पानी नहीं सूखना चाहिए, पता लगे पानी अपने रूफिंग में लगा रही टाइल, पानी टपक रहा है, तो ऐसी टाइल होनी चाहिए। तो वेरी टेक्सचर का यहाँ कोई मतलब नहीं होता, ये आपका कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है इसका। ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेयर एंड डैम्पनेस, वाटर, ये आपका करेक्टरिस्टिक है। तीनों आपका सही हो जाएगा। पर आपका क्या है, नॉट वन ऑफ द, इनमें से कौन एक ऐसा करेक्टरिस्टिक उसकी विशेषता नहीं है। तो वेरिएट टेक्सचर इसका विशेषण नहीं है। अगर आपसे पूछे इसका आई एस कोड कितना होता है, आई एस कोड ध्यान रखना 654/1962 कितना होता है, 654/1962 का जो होता है आई एस कोड होता है। अगर मान लो रूफिंग टाइल का पूछ ही ले, तो कुछ एडिशनल जानकारी और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी आपके साथ मिल जाएगी। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे
क्लास AA, क्लास ए, सिंगल ए, इनका जो IS कोड होता है 654, मतलब जितनी भी रूफिंग टाइल होती है उनका IS कोड ये होता है। प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो क्लास AA और क्लास ए जो होती हैं इनका वाटर एब्जॉर्बेशन, तो ये चीज़ याद रखना, कुछ मत याद रखना पर एक चीज़ जरूर याद रखना कि जो वाटर एब्जॉर्बेशन होता है फॉर टाइल क्लास ए ग्रेड के लिए वो कितना होता है 20% होता है, और क्लास ए के लिए कितना होता है 18% होता है। तो क्लास ए के लिए कितना होता है, क्लास ए के लिए होता है 20%, और क्लास AA के लिए जो होता है वो 18%। ये आपके एग्जाम में आ चुका है तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इतना चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो रूफिंग टाइल हो गया, ये सारी टाइलें हैं आपके जो है एग्जाम में पूछी गई हैं तो आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन आपका था, इसका आंसर वेरी टेक्सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है भैया, जल्दी बताओ। तो मिनिमम जो होती है सेकंड क्लास की कितनी होती है, 70 kg होती है। अगर यही पूछा फर्स्ट क्लास की तो 100 हो जाता, ठीक है। अगर थर्ड क्लास की पूछा होता 3.5 या 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर सेकंड क्लास का पूछा है तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सेकंड क्लास का पूछा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग ऑफ सैंड, ग्रेड वेरिएशन, जो ग्रेडिंग ऑफ सैंड होता है, अगर जो हम लोग ग्रेडिंग ऑफ सेंड करते हैं वो किस में वेरिएशन करेगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में, कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, ऑल ऑप्शन ऑफ करेक्ट। तो अगर हम लोग सेंड की ग्रेडिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपको वर्केबिलिटी पर भी प्रभावित करेगी, स्ट्रेंथ को भी प्रभावित करेगी, ड्यूरेबिलिटी को भी प्रभावित करेगी। तो ऑल ऑप्शन आर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग IS कोड डैट गिव्स द सेरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक। जो सेरेमिक टाइल उसके लिए कौन सा IS कोड होता है एंड करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। तो सिरेमिक टाइल के लिए जो आपका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो आपका होता है IS कोड 13712 होता है। 13712 जो आपका जो सिरेमिक टाइल क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक आपकी होती है IS कोड 13712 होता है, ठीक है। अब यहाँ सारे IS कोड के बारे में आपको यहाँ पढ़ सकते हो कि 12269 इसके लिए होता है। तो भैया तो आपने पढ़ा होगा IS कोड जो आपका होता है 269, और फिर आपका 8112, या फिर आपका 12269। तो ये 33 गेट, 43 गेट, 53 गेट का होता है। तो 12269 यहाँ पे है तो किसका होगा ये आपका 53 गेट का हो जाएगा। IS कोड 13712 किसका आपका है, तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड सिरेमिक टाइल्स के लिए है। 2386 पार्ट 1 किसके लिए होता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेथड होता है। एग्रीगेट फॉर कंक्रीट टेस्ट के लिए, पार्टिकल साइज एंड शेप के लिए होता है। 10 262 आप लोग परिचित हो गए, मिक्स प्रोपोर्शन के लिए होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक एसफाल्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, यूज एज वाटर प्रूफिंग लेयर ओवर रूफ, ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एसफाल्ट, ए नेचुरल एसफाल्ट, रिफाइनरी। नहीं भैया ये सब नहीं होता, ये आपका होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एसफाल्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जो प्लास्टिक एसफाल्ट आपका होता है वो मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एसफाल्ट का मिक्सचर होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक एसफाल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एसफाल्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेजिलिएंट मॉडुलस, टेम्परेचर, सक्सेसिबिलिटी, वाटर डैमेज, क्रीप एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस आर ऑल इम्प्रूव बाय द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड एसफाल्ट टुगेदर। जब लोग सीमेंट और एसफाल्ट को मिक्सिंग कर देते हैं तो रेजिलिएंट हो जाता है मॉडुलस में, टेम्परेचर सक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, वाटर डैमेज के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर यहाँ पे इट इज़ यूज फॉर फिलिंग पैचेज एंड क्रैक ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर हम लोग पैच को फिल करने के लिए, क्रैक को फिल करने यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ द एस्फाल्ट इज ओवरकम बाय द एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट टू इट, दस प्राइमरली यूज फॉर रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन पर्पज। तो प्लास्टिक जो एस्फाल्ट होता है उसका यूज़ हम लोग रिपेयर में और रिकन्स्ट्रक्शन पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। याद रखना कि जो प्लास्टिक एस्फाल्ट होता है जब हम लोग सीमेंट और एस्फाल्ट को मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्लास्टिक एस्फाल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका द एट्रेशन टेस्ट। आप सभी लोग जानते होंगे इस टेस्ट को, एट्रेशन टेस्ट ऑन स्टोन इज परफॉर्म टू। एट्रेशन टेस्ट किस लिए होता है स्टोन पे, ऑप्शन है टू डिटरमाइन द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। नहीं भैया ये इसके लिए तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फॉर असेसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन टू द सन, रेन, विंड, ये तो इन्वायरमेंट का मतलब वेदरिंग वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। टू असर्टेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टोन व्हेन एक्सपोज टू एसिड फ्यूम, ये आपका ये भी आपका जो है स्मिथ टेस्ट जो हम लोग करते हैं ड्यूरेबिलिटी वाला उसके लिए होता है। फिर ये आपका है फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन। हाँ जब आपका ग्राइंडिंग एक्शन आती है स्टोन के ऊपर तब वहाँ पे आपका जो है एट्रेशन टेस्ट होता है। मतलब कि एट्रेशन टेस्ट के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब यही पूछा है कि जो आपका एट्रेशन टेस्ट होता है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए होता है, बी आपका बेहतरीन होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि जब भी स्टोन के ऊपर जो है, जब भी स्टोन के ऊपर हम लोग ग्राइंडिंग एक्शन करते हैं या एट्रेशन टेस्ट करते हैं तब वहाँ पे हमारा ये आता है ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दे रखा है, इसको पढ़ लीजिए कि एट्रेशन टेस्ट के बारे में लिखा है कि द एट्रेशन टेस्ट इज ए टेस्ट व्हिच इज कैरिड आउट टू मेजर द रेट ऑफ बियर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू एट्रेशन टेस्ट ऑन स्टोन यूज इन रोड। अच्छा हाँ रोड में देखो, रोड में आप चल रहे हो तो अचानक से ब्रिक मारते हो तो ब्रिक लगाते हो उसके ऊपर क्या आता है,
रजिस्टेंस आता है ना, अब उसके ऊपर अचानक से रोड के ऊपर मतलब कोई स्टोन है, अगर आप रोड पे यूज कर रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि हाँ इसके ऊपर जो एटेंशन टेस्ट, अगर हम लोग इसके ऊपर हम लोग बियर एंड टीयर का देखेंगे प्रभाव, तो कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेरियल टू बीइंग ब्रोकन डाउन अंडर रोड ट्रैफिक, परसेंटेज ऑफ बियर कैसे निकालते हैं, लोस इन वेट अपन इनिशियल वेट इंटू 100% से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये आपका होता है एट्रेशन टेस्ट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग, अब बताओ फ्रॉग का यूज हम लोग क्यों करते हैं। आपकी ये ब्रिक्स होती है, इस ब्रिक्स में आपके जो यहाँ पे फ्रॉग बने होते हैं इसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं, इसकी शायद 10 × 4 × 1 या कहीं कहीं 2 देखने को मिलती है। तो ये काम क्या करता है, तो ये सभी को पता है, ये आपका जो एडिक्वेट जॉइंट प्रोवाइड करता है, जॉइंट होता है, इसमें क्या करता है ब्रिक निर्माता अपना नाम लिखवा देता है, पर इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इसका नाम लिखवाना नहीं होता, इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है कि जॉइंट बेडबीन प्रोवाइड करना, मतलब उनके बीच में जॉइंट अच्छे से बन जाए, प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रॉग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि फ्रॉग इज एन इंडेंटेशन या डिप्रेशन ऑन द top face of the brick made with object of forming a key for the mortar. This reduce the weight of the brick also. ठीक है, it is kept on the top face while constructing wall should fill properly. साइज ऑफ फ्रॉक दे रखा है, डेप्थ ऑफ फ्रॉक दे रखा है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है, इट विल प्रोवाइड की फॉर होल्डिंग मोटर इन ब्रिक मशीनरी, इट कैन इज यूज फॉर ब्रांडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब इस होल्डिंग मतलब सबसे पहला जो काम होता है वो की प्रोवाइड करता है, उसके बाद ब्रांडिंग पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज ऑब्टेन स्टोन रिक्वायर्स साइज एंड शेप, द प्रिपरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज, तो जब हम लोग पत्थर को खोद कर निकालते हैं उसकी साइज़ एक जैसी नहीं होती, उसको हम लोग प्लेन एज में लाते हैं, उसके रिक्वायर्ड साइज में लेकर आते हैं, इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन। यहाँ पे क्वेरिंग है, क्वेरिंग क्या होता है, जब उसको नेचुरल पत्थर को खोद के लाते हैं तो उसको क्वेरिंग कहते हैं। ब्लास्टिंग क्या होता है, क्वेरिंग से पहले बहुत बड़े बड़े जो चट्टान पत्थर होते हैं उसमें हम लोग एक्सप्लोसिव भर के डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, गन पाउडर ये सब भर करके उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम लोग ब्लास्ट करते हैं, उसको ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। सीजनिंग क्या होता है, जब आपको स्टोन प्राकृतिक रूप से लेकर आएंगे उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर मौजूद होता है, उस मॉइस्चर को रिमूव करने को सीजनिंग कहते हैं। जैसे आपने टिम्बर में पढ़ा होगा सीजनिंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है फॉर बिल्डिंग स्टोन कितने बीच लाई करती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने बीच में होती है, 2.5 से 3.0 के बीच में होती है। यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट बिल्डिंग स्टोन, तो यहाँ पे आपके जो स्टोन या हम लोग कहते हैं अगर बीएमसी के 10 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मेरा सर्वेइंग होगा। सर्वेइंग में उससे पहले हम लोग थोड़ा कंसेप्ट सीख लेते हैं कि गुड बिल्डिंग स्टोन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पे देखिए, द परसेंटेज ऑफ बियर इन एटेशन टेस्ट शुड नॉट बी मोर देन 3, मतलब 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन, जो वियर और अभी हमने जो पढ़ा था एटेशन टेस्ट, जब हम लोग एटेशन टेस्ट करते हैं तो उसमें वियर एंड टीयर का जो होना है 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3% से। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन 2.5 से 3 के बीच लाई करती है। मोस्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.7 होती है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हम लोग जो चेक करते हैं ग्रेटर देन 17 होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन बाय वेट ऑफ स्टोन शुड बी लेस देन 5, अगर ये 10% से अधिक हो जाता है तो हम लोग कांच फॉर रिजेक्शन भी कर देते हैं। टफनेस इंडेक्स कितना होता है, 13 होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100 मेगापास्कल से अधिक होनी चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ से आपको एक नंबर का मिल जाता है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर कहीं लिख लीजिए, कहीं एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा चैप्टर चालू होता है सर्विंग। सर्विंग में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ देखो, अब इससे पहले हमने क्या किया, अभी हमने बीएमसी के 10 क्वेश्चन किए जल्दी जल्दी, तो स्पीड से हम लोग करेंगे। स्पीड अगर हमारी सही रहेगी तभी हम लोग 80 क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है, अगर 10 मिनट एक क्वेश्चन 10 मिनट करेंगे तो 80 मिनट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो जाएगी। तो हमको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, इसलिए जल्दी के लिए क्लास को करते हैं। और आप लोग भी समझते हुए चलिए बात को, जो आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है आप लोग उसको नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला, अगला क्वेश्चन हम लोग सर्विंग में मूव करते हैं। सर्विंग का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। तो जैसे आपने पढ़ा होगा लेवलिंग में या कंपास सर्विंग में जितने भी आपके होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको चाहे थर्लाइट हो चाहे डंपी लेवल हो, सब में आपको 2 प्रकार के एडजस्टमेंट, एक आपका होता है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट। तो टेम्पोररी क्या होता है जो हम लोग करते हैं, परमानेंट क्या होता है जो उसकी सिस्टम से संबंधित होती है। जैसे मान लो अगर थर्लाइट है, थर्लाइट की कोई फंडामेंटल एक्सिस बिगड़ गई तो उसमें जो होता है या एक्सिस लेवल टू कुछ मतलब डिफरेंस हो गया तो वहाँ होता है आपका परमानेंट। फिर जो टेम्प्रोरी होता है जो हम लोग फील्ड में हमेशा करना पड़ता है। तो जो लेवल के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे सेटिंग करते हैं उसको, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं लेवलिंग करते हैं। और लेवलिंग के बाद भी एक क्रिया होती है फोक्सिंग, और फोक्सिंग में भी एक चीज़ होता है, सबसे पहले आई पीस, उसके बाद भी हम लोग प्रिज्मेटिक जो आपका क्या ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको करते हैं। पहले आई पीस को करते हैं फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो का यहाँ पे पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, उससे पहले यहाँ पे कुछ जानकारी थी। एडवांटेज डंपी लेवल का वहाँ पे है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है कि परमिसिबल एरर कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई एग्जामों में आ चुका है। एसएससी में तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो डीडीजे में भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो याद रखना कि परमिसिबल एरर चेनिंग पूछता है। अगर वो पूछेगा हिली एरिया के लिए तो याद रखना 1/250, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यही आ जाता है। पर हमको इन तीनों को भी याद रखना है, ये कहाँ कहाँ होते हैं। ये देखो आगे सारी डिटेल हमने यहाँ पे बता रखी है कि अगर मान लो फार मेजरिंग रफ और हिली ग्राउंड के लिए करेंगे, अगर रफ और हिली ग्राउंड के लिए करेंगे कितना होगा, 1/250 होगा। अगर ऑर्डिनरी चेन सर्वे करें तो 1/1000 तब होगा। अगर स्टील टेप का यूज़ कर रहे हैं या स्टील बैंड का यूज़ कर रहे हैं तब आपका जो एक्यूरेसी होगी 1/2000 होगी। फिर अगर इस्नवार टेप का यूज़ करें तो 1/5000 होगी। तो इन पाँचों चारों वैल्यू को याद रखना, कोई इनमें से एक आपके एग्जाम में पूछ सकती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ईच लिंक इन रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो रेवेन्यू चेन पहले जानो कितनी होती है। रेवेन्यू चेन आपकी 33 फीट की होती है। इसमें नंबर ऑफ लिंक कितनी होती है, 16 लिंक होती है। अगर एक से भाग करोगे तो 2 सही 1/16 फीट आती है। तो मतलब एक लिंक की लंबाई कितनी आ गई, 2 से 1/16 फीट। ऑप्शन नंबर ये तो सही हो जाएगा। पर कभी कभी ये आपका जो है दे रखा रहता है पॉइंट में, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, जब 1/16 को भाग करोगे 2.0625 फीट होती है। कभी कभी इस फॉर्म में दिया रहता है, तो याद रखना 2 से 1/16 या 2.0625 फीट। इसी प्रकार से जितनी चेन होती हैं सबकी एक लिंक की लंबाई देख लो यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ की आपकी मीट्रिक चेन है। सबसे पहले यहाँ ही देखो जो क्वेश्चन पूछा है रेवेन्यू चेन की 33 फीट तो लॉन्ग है एंड कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक यूज कर रही है। ईच लिंक की रेवेन्यू चेन 2.0625 फीट की लॉन्ग की होती है, याद रखना। और 2 से 1/16 भी याद रखना, ये भी याद रखना। अगर मान लो मीट्रिक चेन है तो उसकी लंबाई 20 मीटर 30 मीटर में होती है। नंबर ऑफ लिंक उसमें 100 या 150 होती है। लेंथ ऑफ वन लिंक 20 सेंटीमीटर होगी। अगर मान लो इंजीनियरिंग चेन है तो 100 फीट की होती है और 100 ही लिंक होती है, एक लिंक की लंबाई 1 फीट हो जाएगी। गंटर चेन होती है, गंटर चेन को हम लोग सर्वेयर चेन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी लंबाई 66 फीट होती है और नंबर ऑफ लिंक 100 होती है, एक लिंक की लंबाई 0.66 फीट हो जाती है। रेवेन्यू चेन की लंबाई 33 फीट होती है, एक लिंक नंबर ऑफ लिंक 16 होती है और एक लिंक की लंबाई 2 से 16 फीट होती है। तो इसको भैया ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। लीनियर मेजरमेंट आपको लिख भी रखा है एग्जाम में, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। इन चारों वैल्यू को जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। अब समझ लो ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, चेनिंग मतलब होता है कि सीधी सीधी रेखा नापने में। मतलब अगर चेनिंग करने, अगर आप चेनिंग करोगे तो मान लो अगर यहाँ पे आप चेनिंग कर रहे हो तो ऐसे आप नापते चले जाओगे चेन से, ठीक है, तो ये होती है चेनिंग। और बट नॉट रेंजिंग, रेंजिंग क्या होता है, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, अगर बीच में कोई ऐसी बाधा ना हो कि जो आर पार आप देख पाओ, अगर बाधा होगी तो ऑब्स्टेकल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चेनिंग में बाधा होगी तो चेनिंग में ऑब्स्टेकल होगा, अगर देखने में बाधा होगी रेंजिंग में बाधा होगी। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें हम लोग चेनिंग में तो बाधा होती है पर रेंजिंग बाधा नहीं होती। तो रिवर देखो, अगर मान लो कहीं आप सर्वे कर रहे हो, बीच में आपके रिवर आ गई, तो क्या इस रिवर के आर पार आप चेन नाप पाओगे, नहीं नाप पाओगे। मतलब कि आप बाधा किस में आ जाएगी, चेनिंग में बाधा हो जाएगी, ऑब्स्टेकल चेनिंग। पर क्या आप देख भी नहीं पाओगे भैया, नहर के आर पार बिल्कुल देख पाओगे, हो सकता है आप मेजर ना कर पाओ उनके बीच में डिस्टेंस, पर आप देख पाओगे। जब देख पाओगे तो बट नॉट रेंजिंग, रेंजिंग में ऑब्स्टेकल नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हिल की, अगर मतलब कोई पहाड़ी आ गई बीच में, अब यहाँ पे क्या होगा, पहाड़ी आ गई तो क्या आर पार आप देख पाओगे, तो आर पार जब देख नहीं पाओगे तो ऑब्स्टेकल किस में आ गया, ऑब्स्टेकल आपका किस में आ गया, विजन में। विजन मतलब क्या कहेंगे उसको हम लोग, जो है आपको जो है नाप भी यहाँ नहीं पाओगे सही से। तो अगर आप यहाँ पे नाप भी नहीं पाओगे तो अगर हम हिल कोई पहाड़ी अगर आपकी आ जाती है तो आपके आर पार देख पाओ नहीं देख पाओगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ऑब्स्टेकल किस में आ जाएगा, आपका ऑब्स्टेकल आपका आ जाएगा रंजिंग में। रंजिंग में आप यहाँ पे रंजिंग तरीके से नहीं कर पाओगे। पर चेनिंग, चेनिंग आप जो है ऊपर नीचे करके स्टेपल मीटर कोई मीटर लेके आप निकाल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्टिकल टू विजन में आएगा, नॉट टू रन चेनिंग में आएगा, ठीक है। इसको देख लेना, इस वाले कंसेप्ट को एक बार देख लेना आप लोग अपने तरफ से भी, क्योंकि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में। जैसे मान लो अगर हम बात करें कोई बिल्डिंग है, अब बताओ बिल्डिंग, मान लो कोई बिल्डिंग बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग आ गई बीच में। अब बिल्डिंग के आर पार ना तो आप यहाँ खड़े हो, इस तरह आप यहाँ पे खड़े, यहाँ आप खड़े हो, एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो क्या इसके आस पास आप देख पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। क्या नाप पाओगे इसके ऊपर से, कैसे नापोगे, नहीं नाप पाओगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बोथ ऑब्स्टेकल इन चेनिंग एंड ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग, मतलब दोनों में बाधा यहाँ पे आ जाती है। सब मान लो कोई तालाब आ गया, तो क्या तालाब में घुस के आप चेनिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कहा जाता है कि ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट इन रेंजिंग, रेंजिंग तो कर सकते हो बट चेनिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट होते हैं, ये सारे कभी कभी कई बिल्डिंग का भी, हिल का भी, रिवर का कोई ना कोई, कभी पॉन्ड का, ये चारों एग्जाम्पल में से कोई एक ना कोई एग्जाम्पल दे करके आपका पूछ सकता है कि यहाँ पे आपका किस तरीके से ये रहने वाला है।
तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने आप से। आगे सर्वे का एक क्वेश्चन है डंपी लेवल का। डंपी लेवल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द डंपी लेवल सर्वे, इसमें से कौन सा डंपी लेवल का सर्वे का एडवांटेज नहीं है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है एक चीज़ बातें कि डंपी लेवल क्या होता है, इजी टू यूज होता है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। डंपी लेवल क्या होता है, इजी टू यूज, ये बात बिल्कुल सही लिख रहा है। एडजस्टमेंट कैन बी मेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑन एनी टाइप, ये भी बिल्कुल बात सही है। प्राइस ऑफ डंपी लेवल इज चीप व्हेन कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों बात आपकी बिल्कुल सही है अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तब। पर कह रहा है ऑप्टिकल पावर इज लो फॉर डंपी लेवल, भैया ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्टिकल पावर हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। आप कहाँ देखोगे, आप यहाँ देख लो, डिसएडवांटेज ऑफ डंपी लेवल। और यहाँ पे अभी आप, इससे पहले हमने एक पीडीएफ आपको दिखाई थी, वहाँ पढ़ लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जो डंपी लेवल आपका होता है उसका एग्जांपल, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे बातें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिए। डंपी लेवल इज वेरी सिंपल टू यूज, ये बात बिल्कुल सही है। डंपी लेवल रिक्वायर वेरी फ्यू एडजस्टमेंट टू बेस्ट सेटअप, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्राइस ऑफ द डंपी लेवल इज चीप व्हेन कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। डंपी लेवल हैव हाई ऑप्टिकल पावर, इसके अंदर हाई ऑप्टिकल पावर होती है, ना कि लो ऑप्टिकल पावर होती है। ये बात गांठ बांध लो और चारों पॉइंट को याद रखो, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है भैया, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आपका इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल पावर इज वेरी लो फॉर डंपी लेवल, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ये आपका होने वाला है। बाकी तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ये हो जाता है। अब देखो कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी लिखा है, तो इसको भी पढ़ लेना कि डिसएडवांटेज क्या होता है। वर्टिकल एंगल आर इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, वर्टिकल एंगल को बहुत असंभव होता है क्वांटिफाई करने में। ओनली ए हॉरिजॉन्टल प्लेन कैन बी मेजर्ड विद अ डंपी लेवल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल आर नॉट वेरी एक्यूरेट, इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल को भी एक्यूरेट नहीं मान कर सकते हैं। और दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मेजर कर सकते हो, वर्टिकल प्लेन में नहीं, क्योंकि जो डंपी लेवल होता है ये फिक्स्ड होता है, ये ऊपर नीचे थोड़ा तरीके से मूव नहीं करता है। दे ओनली कैन बी यूज इन गुड लाइटिंग कंडीशन, जब लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तभी इसका यूज कर सकते हैं। एट डस्क आर डिमली लेट प्लेसेस यू कैन नॉट यूज डंपी। ठीक है भैया, तो ये बात ध्यान रखना, डिसएडवांटेज की बात बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ज़्यादा फॉलोइंग माइनर इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेटिंग आउट ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना सीलोन घाट ट्रेसर का याद रखते हैं। सीलोन घाट ट्रेसर जो होता है सेटिंग आउट ग्रेडियंट के लिए होता है। यहाँ पे एक आपको शब्द पेंटाग्राफ, एक आपका सेक्शन, तो सबकी बात करेंगे, एक आपका क्लानोमीटर है, सबकी बात करने वाले हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज होता है। आगे देखो, ये आपका रहने वाला है, ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार ही, एक ही बार में साथ पढ़ लीजिए कि क्लानोमीटर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो यह फॉर वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में होता है। एबनी लेवल कहाँ पे होता है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग स्लोप एंड वर्टिकल एंगल में होता है। पेंटाग्राफ कहाँ होता है, यूज फॉर इनलार्जिंग एंड प्लान में होता है। सिलोन घाट ट्रेसर कहाँ होता है, डिटरमाइनिंग ग्रेडियंट में होता है। सेक्शन कहाँ पे होता है, मेजरिंग एंगल फॉर फ्रॉम बोट में होता है। फेदोमीटर कहाँ पे होता है, डेप्थ ऑफ वाटर को नापने में किया जाता है। थ्रोडाइट कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल नापने में होता है। सब्सटेंस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट में होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका एक नंबर तो कंफर्म है। अगर सर्वेइंग दे रखा है तो सर्वेइंग में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक ना क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछ सकता है। तो याद रखना, ज़्यादातर पूछता है प्लानीमीटर, तो एरिया के लिए होता है, और पेंटाग्राफ जो होता है इनलार्ज द एरिया करने के लिए आता है, इनलार्ज एरिया को पढ़ने के लिए आता है, जो अगर पेंटाग्राफ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किसके लिए, सिलोन घाट ट्रेसर का पूछा गया था, सेटिंग आउट ग्रेडियंट के लिए सिलोन घाट ट्रेसर आपका होगा। क्या है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेवल ऑन ईच साइड ऑफ मेन लाइन एट राइट एंगल टू लाइन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे। अब देखो, मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक आपका ये आपका पूरा रोड है, ठीक है, और यहाँ मेन लाइन से आप दोनों साइड में इधर भी सर्वेइंग कर रहे हो, इधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, इधर कर रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। क्या कहते हैं, अगर ऐसे होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ये आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल। बाकी ये जो आपकी होती है, ये आपकी जो होती है, आपकी क्या होती है, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग होती है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग आप लोग जानते ही होंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, आगे बात आएगी हम बता देंगे। सेंसिटिविटी, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भैया कंफर्म है आपके सर्वेइंग में। देखो सर्वेइंग जो चीज़ें आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं, ऐसे चीज़ें करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, और ना क्योंकि ये सारे टॉपिक हैं भैया, इन्हीं सबसे क्वेश्चन तो आता है। सेंसिटिविटी, अब लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी कब घटेगी, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। देखो, जब भी वहाँ कर देगा इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, अगर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब कह दिया तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बाकी डिक्रीजिंग में घटेगी, डिक्रीजिंग नहीं होगी डिक्रीजिंग में। अगर कह दिया इंक्रीजिंग, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि विस्कोसिटी की बात ना करे। अगर वो कहेगा विस्कोसिटी इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो विस्कोसिटी की इंक्रीज करने से गाढ़ापन बढ़ेगा। अगर लिक्विड का गाढ़ापन बढ़ेगा तो उसको मूवमेंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी।
मूवमेंट ना के बराबर करेगा, बहुत ही कम मूवमेंट कर पाएगा, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो इसलिए सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। आगे कुछ पढ़ लो बातें, आगे कुछ बातें हैं यहाँ सेंसिटिविटी के बारे में, यहाँ देखोगे तो एक तो फार्मूला इसका है, कौन सा फार्मूला ये ध्यान रखना कि अल्फा इक्वल टू एस बाई एन डी 20/62 20/62 ऐसे याद रखना, अल्फा इक्वल टू एस बाई एन डी 20/62। यहाँ पे एस क्या है, स्टाफ रीडिंग है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बबल ट्यूब का लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑफ ऑन द बबल ट्यूब है। तो ये सारी बातें याद रखना। आगे कुछ और बातें हैं, इनको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, तो सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इंक्रीजिंग द इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब। सबके इंक्रीजिंग से, चाहे डायमीटर ऑफ द ट्यूब बढ़े, लेवल ट्यूब का लेंथ बढ़े, इंटरनल रेडियस लेवल ट्यूब का, सारी चीज़ों से आपकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर कह दिया डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड यूज इन द ट्यूब, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड यूज इन द ट्यूब, डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द वॉल ऑफ द लेवल ट्यूब, इन सब से क्या होती है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। मतलब अगर डिक्रीज करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मतलब जो उस टेबल ट्यूब के अंदर जो आपका लिक्विड भरा हुआ, अगर उसके हम लोग विस्कोसिटी को कम करेंगे, मतलब गाढ़ापन कम होगा, उसमें क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। रफनेस ऑफ द वॉल, इसमें जो खुरदरापन होगा इसके बाल में, ताकि उसको चलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर चिकना सरफेस होगा तो उसको चलने में आसानी होगी, अगर खुरदरा सरफेस होगा चलने में बहुत देर टाइम लगेगा। तो इन सब चीज़ों से, इन पाँचों चीज़ों से, पाँचों ध्यान रखना, इन पाँचों चीज़ों से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। ए सीवर इज लेड फ्रॉम मैन होल, यहाँ पे एक मैन होल ए है और दूसरा मैन होल आपका यहाँ बी पे है, ठीक है। अब यहाँ से डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे इसको लगाना है मैन होल। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। ए सीवर इज लेड फ्रॉम ए मैन होल टू मैन होल बी 250 मीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो 250 मीटर है, और जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट कितना है 1/125, मतलब 125 हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल का डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। तो 250 में कितना हो जाएगा, 250 में 2 वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो गैप होगा, जो आपका डिफरेंस आ जाएगा घट करके 2 मीटर का आ जाएगा। और यहाँ पे लेवल, यहाँ पे कह रहा है कि आर जो दे रखा है, यहाँ पे ए वाले बिंदु पर आपका आर दे रखा है 205.75 का आर दे रखा है। एंड लेंथ ऑफ द बोनिंग राड, यहाँ पे कोई बोनिंग राड खड़ी की गई है जिसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर आपकी है। आर ऑफ द साइट एट रेल बी, अब आर ऑफ बी हमको निकालना है। तो आर एल आप भी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आपका जो है आर एल में से सबसे पहले ये जो निगेटिव घट रहा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो रहा है, यहाँ तक आने के लिए मैनहोल के सरफेस तक 2 घटाना पड़ेगा। तो 205.75 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 203.75। पर जो बोनिंग राड खड़ा हो रखा है, बोनिंग राड पे हम लोग साइड कर रहे हैं, तो उसका जो लाइट है 3 मीटर, तो 3 उसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 206.75। ऑप्शन में कितना है, 206.75 कहाँ पे, ये आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपका एक न्यूमेरिकल था, उम्मीद का समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, यहाँ का आर एल दे रखा था, हमको आर एल अब भी निकालना था। हमने ये घटाया क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब मैन होल, आप लोग मैन होल समझ रहे हो, मतलब आपका ये पूरा गाँव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाली का सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नाली जो हमारी जाएगी बीच में एक मैन होल डाल देंगे ताकि साफ़ सफाई करने में आसानी हो। पर यहाँ का जो सरफेस है, यहाँ का जो सरफेस है वो डाउनवर्ड है, ऐसा नहीं कि प्लेन सरफेस में, वो डाउनवर्ड ऐसे ग्रेडियंट में जा रहा है, मतलब इसमें बीच में क्या ग्रेडियंट ऐसे पैदा हो रहा है, ठीक है। तो जब ग्रेडियंट में जाएगा तो ढाल जो घट के आएगी 125 में दे रखा है, 125 अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में एक वर्टिकल का गैप आ जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ से एक मैन होल से दूसरे मैन होल के बीच की जो दूरी है वो 250 मीटर है। 250 में कितना गैप आएगा, 2 मीटर का गैप आएगा, वही हमने 2 मीटर पहले घटा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, अगले बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है सर्वेयरिंग का। सर्वेइंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है, आता भी है। ए सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लेन ड्रॉन स्केल 1 सेंटीमीटर 40 मीटर एंड द रिजल्ट वाज 480 मीटर। मतलब कह रहा है कि एक सर्वेयर ने 2 बिंदुओं के बीच में, मान लो कोई 2 बिंदु हैं ए और बी, 2 बिंदुओं के दूरी का नापन किया और उसके लिए स्केल यूज की कि 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, ये स्केल यूज की। और ये स्केल यूज करने का उसने पाया कि टोटल डिस्टेंस नापा कितना, 480 मीटर। बाद में कोई आया, कहता है हाउ एवर ही डिस्कवर दैट ही यूज, मतलब उसने स्केल को पाया, बाद में उसने स्केल को पाया कि भैया वो तो कह रहा था कि हम 1 सेंटीमीटर 40 मीटर का स्केल यूज करेंगे, पर वाकई में जब उसने काम करना नापना शुरू किया तो वो स्केल तो 1 सेंटीमीटर 20 मीटर का लिया था। तब बताना है कि ट्रू डिस्टेंस आखिर में कितनी हुई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, रॉन्ग इंटू रॉन्ग और राइट इंटू राइट, मतलब कि रॉन्ग स्केल
मल्टीप्लाई रॉन्ग डिस्टेंस और राइट स्केल इंटू राइट डिस्टेंस। मतलब कि आपने जो ये नापा 380 480 मीटर, ये आपकी गलत है, क्योंकि आपने वाकई में तो 1 सेंटीमीटर 20 मीटर का स्केल लिया है, लेकिन पर आपने कहा पहले कि हमने लिया 1 सेंटीमीटर 40 मीटर का। तो आपका जो राइट है आपका 1 सेंटीमीटर 20 मीटर है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा राइट वाला वो पहले रॉन्ग वाला ले लो, रॉन्ग वाला ले लेते हैं। यहाँ पे आपने लिया कितना रॉन्ग है, 1/40 का रॉन्ग ले लिया है। कितना लिया, 1/40 आपने ले लिया है। इसकी वजह से जो आपकी डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 480 मीटर आपकी डिस्टेंस आई है। ये भी रॉन्ग आई होगी। और राइट स्केल क्या थी, 1/20 मीटर की थी, इंटू आपकी राइट कितनी हो जाएगी, नहीं थोड़ा यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आपकी जो राइट थी वो 1/20 थी, आपकी जो राइट है वो 1/20 है, पर आपने लिया कितना था, आपने लिया था आपने 1/40 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको राइट डिस्टेंस आपको निकाल के देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर अगर निकालोगे तो राइट बराबर हो जाएगा 480 × 40 डिवाइड बाई 20। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 48 दूना 96, 960 मीटर आपका राइट डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो आपका 960 मीटर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आपने मतलब देखा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको रॉन्ग इंटू रॉन्ग, रॉन्ग स्केल आप कितनी है 1/20 है, आपने वाकई में आपकी जो सही थी 1/40 थी। तो ठीक, अब इससे आप लोगे तो आपको 960 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे लगभग हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और हमको 30 मिनट हो गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, 20 क्वेश्चन ही, बाकी हमारे पास क्वेश्चन तो हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग कैसा सपोर्ट रहता है तो आगे हम इसको 80 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। जब हमने वादा किया था 80 क्वेश्चन इसको लेके जाएंगे ही जाएंगे ज़रूर। तो आज की क्लास में लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग बताइए क्या ये सही रहेगा कि अगर हम लोग डेली 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन डेली करें, तो 80 क्वेश्चन अगर डेली करेंगे तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हमको मिलेगा। क्योंकि एक दिन के अंदर क्या होगा कि हम लोग पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेंगे। ऐसे हमारे पास अभी 20 दिन है, 20 दिन सॉरी क्या 15 दिन मान लो है, 15 दिन में हम लोग अगर करेंगे तो 15 कितना 120 1200 क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। पर आपका जब सपोर्ट रहेगा तभी इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी क्लास करने के बाद बताइए कैसी क्लास लगी और कैसे में जो हमने एडिशनल जानकारी बताई वो कैसी लगी। बाकी आज की क्लास में लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।